बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा इस महल को अपने खास पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनवाया गया था। नहर बहिश्त की वजह से और इन फुव्वारों फाउंटेन्स की वजह से पूरे का पूरा ये हिस्सा काफी ठंडा रहता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लाल किले की श्रृंखला के एक दूसरे भाग में लेकर आ गया हूं। और इस भाग के अंदर हम लाल किले के बचे हुए हिस्से को काफ़ी बारीकी के साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो वीडियो हमारी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। और अभी तक यदि आपने हमारे पिछले भागों को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन भागों को देखिए, ताकि कोई भी हिस्सा आपसे लाल किले का ना बचा रह जाए। और आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो ज्ञानविक व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ज्ञानविक व्लॉग्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए हम करते हैं अपनी इस वाली वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से इतिहास के साथ में, नज़ारे के साथ में शुरू। अब हम पहुंच चुके हैं जफर महल के अंदर वाले हिस्से में, जो आपको सामने की तरफ लाल बलुआ पत्थर से एक शाही इमारत दिखाई दे रही है। ऐसा बताया जाता है कि 1842 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा इस महल को अपने खास पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनवाया गया था। और ये जो पूरे का पूरा महल है ये बना हुआ है हयात बख्श बाग के बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में। यानी कि जो ये पूरा बाग था इसका नाम था हयात बख्श बाग, और उसी बाग के बीच में उन्होंने अपने लिए इस पैलेस को, इस महल को बनाया था। और ये जो आपको एक कैनाल दिखाई दे रही है, इसका सीधे का सीधा जो संपर्क है वो एक नहर से हुआ करता था। इसको नहर बहिश्त के नाम से भी जाना जाता है। और वो नहर कनेक्टेड हुआ करती थी पहले के समय यहाँ से बहने वाले यमुना नदी से। इस वाले हिस्से से यमुना नदी बहा करती थी, बाहर वाले हिस्से से, जो आज के समय में यहाँ पर बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। ना जाने कितनी दूर यहाँ से अब बहती है। अब हम यदि इस महल की कुछ खासियत को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखिएगा कि ज़मीनी स्तर से तकरीबन ये 4 से 5 फीट ऊपर बनाया गया है। और पहले के समय में यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जिसके माध्यम से आप इस महल के अंदर प्रवेश कर सकते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने उस पुल को तोड़ भी दिया और इस महल को अपने एज अ स्विमिंग पूल के रूप में भी इस्तेमाल किया। और कभी कभी वो लोग यहाँ पर अपना डिनर भी सजाया करते थे। ये जो महल बना हुआ है जफर महल, इसके राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में 2 मंडप बनाए गए हैं, जिन मंडपों का नाम है सावन और भादो का मंडप। और ये जो मंडप है ये संगमरमर के बने हुए हैं, जिनके बाहर का नज़ारा काफ़ी दिलचस्प और आकर्षित है। 3 मेहराबदार गेट यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यदि हम अपनी नज़रों को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इसी के जैसा दूसरा मंडप बना हुआ है। इस मंडप के अंदर काफ़ी सारी खूबियाँ इसके नज़दीक से हमें देखने को मिलती हैं। काफ़ी बारीक पच्चीकारी यहाँ बनी हुई है। ये डिज़ाइन इन संगमरमर के पत्थरों पर उकेरे गए थे और आज इतने वर्षों के बाद भी इनकी चमक, इनकी रौनक बरकरार है। वैसे तो यहाँ पर कई बार रिनोवेशन का काम भी हुआ है, रिपेयरिंग भी करवाई गई है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हमारी प्राचीन जो धरोहर थी वो कितनी शान और शौकत के साथ में बनाई जाती थी। हम जा रहे हैं दूसरे म्यूजियम में, जिस म्यूजियम के अंदर हम लोगों को जलियांवाले बाग की जो सारी घटनाएं थी उनका बहुत बारीकी के साथ में, चित्र के साथ में और उसकी न्यूज़ के साथ में जिक्र मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग के अंदर उन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है। वो सारे अवशेष आज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जाएंगे सीधा इस वाले बिल्डिंग के अंदर, इस म्यूजियम के अंदर वाले भाग में। अंदर चलने के बाद में हमें सबसे पहले इन पुरानी दीवारों के बीच में जलियांवाले बाग की सारी कहानी को जानने का आज मौका मिलेगा। उस समय क्या घटना हुई थी, उस समय का क्या माहौल था, वो आज यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से देखने को मालूम पड़ने वाला है। अंदर की तरफ हम चलते हैं। काफ़ी हिस्सों में इस म्यूज़ियम को बांटा गया है और इसके पहले इस कक्ष में आने के बाद दीवार पर कुछ
बातें लिखी गई हैं जिसको आप पोज करके भी पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे युद्ध स्मारक, उस समय की फौज, उस समय के सैनिकों का एक चित्र। इस तरफ अतीत की आवाज़ का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, किसी के कहने पर कुछ लिखाई यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, जंग की आवाज़। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ मर भी जाऊँ तो मुझे कौन याद करेगा, उसका एक चित्र। और जलियांवाला जो बाग की घटना है वो काफ़ी दर्दनाक घटना थी। निहत्थे लोगों को बेरहमी के साथ में मारा गया था। सामने अलग अलग देशों के चित्र उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ इंग्लिश और उर्दू में ब्रिटिश सेना को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसके दूसरे म्यूज़ियम में पहुँचेंगे। यहाँ जलियांवाले बाग की हत्याकांड का पूरा हिस्ट्री का विवरण है। अंदर कदम रखने के बाद में हमें इस दीवार पर सबसे पहले 1919 की उस दर्दनाक घटना का चित्रों के साथ में अनुभव होगा, किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। और आगे की तरफ हमें यहाँ पे शोकाकुलों की जुबानी, उन्होंने जो बात कही, कितने लोग मारे गए, कितनी फायरिंग हुई थी, कितने सोल्जर्स थे, सब दीवारों पे लिखे हुए हैं। और इस कविता के अंदर जो एक मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी, रतन देवी की कविता, उसको दिखाया गया है। इस दीवार को छूकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि उसी समय की दीवार है जो यहाँ पर लाल किले के समय बनी थी। उन्हीं को दोबारा से इस्तेमाल में लाया गया है। आगे की तरफ इन दीवारों पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम और सामने की तरफ जो आपको ये पूरा मैप दिखाई दे रहा है, ये जलियांवाले बाग के अमृतसर शहर में उस हिस्से को दिखा रहा है जहाँ पर वो घटना घटित हुई थी। अभी हम यहाँ से इसके नए म्यूज़ियम में जाएंगे और उस म्यूज़ियम में जाके देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देने वाला है। और भी सामने की इस दीवार पे उस हत्याकांड के अंत का जिक्र किया गया है, इसको आप पढ़िएगा। देखिए, सभी आर्टिकल को आप रोक रोक के पढ़िएगा ताकि आपको हर जानकारी बहुत अच्छे से मिल सके। यहाँ पर हमें ओ डायर की हत्या का पूरा वर्णन है और उस समय हमारे भारत के जो फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी जी, उसके बाद में लाला लाजपत राय जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत जाने माने कवि, और उनके कुछ आर्टिकल्स यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी, गदर पार्टी, स्वामी जी का जिक्र भी यहाँ पे है। उस समय के न्यूज़ में जो बातें छप रही थी उसको एक बहुत शानदार तरीके से पेश किया गया है। और इस तरफ जनरल डायर ने जो बात कही थी उसको उनकी जुबानी बताया गया है कि क्यों उन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई। थोड़ा आगे की तरफ हम चलते हैं। दीवार के हर एक हिस्से में उस समय की कहानी दर्शाई गई है, बताई गई है और इन चित्रों के माध्यम से उस चीज़ को एक बार फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की गई है। पंजाब में जो अत्याचार हुआ था, पूरे भारत को एक शमशान की भूमि बना दिया गया था, उसका भी चित्र यहाँ देखने को मिलेगा। अभी हम जोशीला प्रतिरोध को देखेंगे कि क्यों ये पूरी घटना घटित हुई, उसके कुछ अवशेष, उसकी कुछ बातें। 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1919 की घटना पंजाब में जो घटित हुई, पंजाब का कैसा माहौल था 1919 में। और इसी के साथ में महात्मा गांधी ने जितने हमारे भारत में एक्ट किए, जो भी उन्होंने कानून बनाए जिससे कि देश को स्वतंत्रता मिली, उनको दिखाया गया है। और ये रॉलेट सत्याग्रह था,
फिर उस समय भी कुछ ब्लैक एक्ट थे, कुछ काले कानून थे, उनका विरोध किया गया था, उसका जिक्र भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे उस समय के भारत का मैप, और ये जो दीवार है ये उस समय के अपराध और दंड को दिखा रही है और उस समय की आप बीती को आज बताने की कोशिश ये कर रही है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जब कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो बड़ी फुर्सत और शिद्दत के साथ में हर एक आर्टिकल को समझिएगा, पढ़िएगा, कैप्चर कीजिएगा और एक बार ज़रूर इन म्यूज़ियम में आइएगा और देखिएगा। जलियांवाला बाग म्यूज़ियम को कंप्लीट करने के बाद में अब हम आ गए तीसरे नंबर के म्यूज़ियम में, जो पूरे का पूरा डेडिकेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के उन सभी चीज़ों से जो उस वक्त उन्होंने प्रयोग की, अपनी सेना में इस्तेमाल की, उनकी काफ़ी सारी यादों को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। इसको अभी हम जाएंगे और अंदर की जाके बहुत बारीकी के साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं।